श्रोताओं, आज सेहत कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन जोशी, एमडी आयुर्वेदा, जो कि आयुर्वेद विभाग में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आज हमारा बातचीत का विषय रहेगा सर्दियों में होने वाली श्वास संबंधी समस्याएं। सबसे पहले तो डॉक्टर जोशी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर जोशी, सर्दी के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि लोगों को दमा, जुखाम, फ्लू और गले की समस्याओं की परेशानी होती है। तो आयुर्वेदा के नज़रिए से इन समस्याओं के होने का क्या कारण होता है? देखिए, सर्दियों में आप सभी जानते हैं कि वातावरण में अचानक से ठंड बढ़ती है और ऐसे में हमारी जो श्वास की नलिकाएं होती हैं, श्वास की नलिकाएं ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में जितनी भी नलिकाएं हैं, चाहे रक्त नलिकाएं हैं, चाहे वो हमारी धमनी है, शिराएं हैं, श्वास नलिकाएं, सब सिकुड़ती हैं। स्वाभाविक रूप से इनमें एक सिकुड़न होती है और इसके कारण अवरोध की स्थिति पैदा होती है। और ऐसा अवरोध यदि फेफड़ों में होता है तो इससे सांस की संबंधित समस्याएं होती हैं, दमा होता है। और अक्सर जो है इस वक्त ये समस्याएं बुजुर्गों में और बच्चों में बहुत सामान्य रूप से देखी जाती है। तो डॉक्टर जोशी, आयुर्वेदा में इन मरीजों के लिए कोई विशेष आहार है या कोई आप सलाह है जो आप इन्हें देना चाहते हैं? जी, ऐसा है कि देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आयुर्वेद कहता है कि किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो उसके कारण का निवारण है। पहली बात तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अभी जैसे कि अभी हम कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु से हम सभी शरद ऋतु में हम आए हैं। जी। तो अभी हमारा जो जीवन का जो कहते हैं ना ऋतुचर्या और दिनचर्या, हमारा जो आयुर्वेद है वो दिनचर्या और ऋतुचर्या पे बड़ा जोर देता है। कहता है कि आपको ऋतु के अनुसार अपना खान पान, अपना रहन सहन और अपना पहनावा फॉलो करना चाहिए। अब सर्दियों के मौसम में यदि हम कपड़े सही से नहीं पहनेंगे तो हमको सर्दियाँ लगेंगी। तो हमें इस वक्त कपड़े पूरी तरह से पहनने चाहिए और साथ साथ में भोजन में हमें ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस समय ऐसा देखा जाता है कि हमारी जो भूख है वो बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि ये विसर्ग काल का समय होता है, इस समय में हमारी भूख बढ़ जाती है। तो हम जो है ज़्यादा अधिक थोड़ी सी जो हमारे जो उष्ण तासीर के यानी गर्म तासीर के भोजन हैं हम उनका सेवन कर सकते हैं। अब बस ये ध्यान रखना है कि कहीं से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर हमारे ऐसे कोई युवा हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा गुरु आहार ना लें, भारी भोजन ना लें, लेकिन हम सामान्य रूप से ऐसे भोजन को हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं जिनकी तासीर जो है वो थोड़ी सी गर्म हो, हम उनको ले सकते हैं। और हमको क्या नहीं लेना चाहिए इसमें, जैसे हम ठंडी चीज़ें जो हैं जैसे आइसक्रीम है, दही है, इसका सेवन ना करें। इसके अलावा हम अपने भोजन के अलावा जो फ्लूइड्स पार्ट हैं, जो द्रव्य हैं हमारे, जो हम लोग जैसे पेय पदार्थ पीते हैं उसमें हम अधिक से अधिक विटामिन सी का प्रयोग करें। जैसे नींबू हम लेकर के गुनगुना पानी ले सकते हैं। इस प्रकार से अपनी हम रक्षा कर सकते हैं और सर्दियों से हम आसानी से बच सकते हैं। दूसरा, ऐसा देखा जाता है कि हम एकदम से हीटर जलाते हैं या फिर हम ब्लोअर जलाते हैं और फिर अचानक से हम ठंड में चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो तापक्रम के इतने परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कई बार इस कारण से लोगों को एक्सपोजर हो जाता है, ठंड का कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है, खासकर बच्चों में ऐसा होता है। तो इनसे भी बचने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद में आपने पूछा तो आयुर्वेद में हमारे पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। जैसे आप जानते होंगे वसा का एक पौधा होता है जिससे हम लोग वासा अवलेह बनाते हैं। और सर्दियों में आप रसायन चिकित्सा में च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, आम्ल की रसायन ले सकते हैं, लेकिन ये सभी किसी न किसी चिकित्सक के परामर्श से लेना चाहिए। और साथ साथ हम थोड़ा सा गुड़ के बने हुए जो ऐसे हमारे जैगरी से बने हुए जो पदार्थ हैं, तिल से बने हुए पदार्थ हैं, इनको हम ले सकते हैं। जी, और कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं डॉक्टर जोशी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो किचन है ये हमारी रसोई के रूप में काम करती है। तो आप सब जानते हैं कि किचन में हमारे अदरक है, किचन में लौंग है ना, किचन में काली मिर्च है। तो जैसे हम चाय पी रहे हैं तो हमें कुछ नहीं, हम अदरक है कटी हुई तो अदरक डाल लें, लौंग डाल लें, काली मिर्च डाल लें। तो आप देखेंगे कि इससे हमारी जो अक्सर जो इस समय समस्याएं होती हैं, गले में जैसे संक्रमण हो जाता है, जिनको हम टॉन्सिल्स बढ़ जाना कहते हैं, या फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है हमें गले में खराश और आवाज़ का रुक जाना आदि समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में हम जैसे ये चाय का हम सेवन करें, जो हमारी हर्बल चाय है, हम यूँ कहें कि हर्ब से बनी हुई चाय है, हम इनको ले सकते हैं।
इसके अलावा हमें एक चीज़ और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग इस वक्त मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो सालों भर मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस समय जब भी आप मॉर्निंग वॉक पे निकलें तो कम से कम थोड़ा सा सर्दी कम हो जाए, थोड़ी सी धूप आ जाए, तब आप निकलें। बुज़ुर्गों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रभावित होते हैं इससे सबसे ज़्यादा वो बुज़ुर्ग और बच्चे होते हैं। तो इन दोनों को ही इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। हम हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और साथ साथ में कुछ योग की क्रियाएं हैं जिनमें नेति है, जल नेति है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारी जो बंद नाक को खोल देती है। ऐसे हमारे यहाँ मर्म विद्या होती है, उसमें कुछ मर्म स्थान होते हैं, उनको हम जगा सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथ साथ में हमें जो है, चूँकि हमारी अग्नि बहुत बड़ी होती है तो हम लगातार, इस समय भूख बहुत लगती है तो हम लगातार भोजन कर लेते हैं। तो ऐसे में हमें भोजन भी छोटी मात्रा में पोर्शन का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और हाँ, हम पानी कम पीते हैं इस समय में, क्योंकि हमें पानी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहना चाहिए। और ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसी एकदम से कोल्ड एक्सपोजर में ना जाएं। जैसे मैंने बार बार बताया कि हम एकदम से वातावरण का परिवर्तन जो है हमारी शरीर की जो अंदर की इम्यूनिटी है उसको बर्दाश्त कर सके, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर जोशी, अभी जैसे आपने टॉन्सिल की बात करी, तो टॉन्सिल में कहा जाता है कि परहेज़ के लिए हमें खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग दमा की बीमारी से जूझ रहे हैं उनको क्या क्या परहेज़ करने चाहिए ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दमा है वो हमारी जो श्वास नलिकाएं हैं, जो हमारी एल्वियोलाइज होती हैं फेफड़े में, उसमें संकुचन की प्रक्रिया बढ़ जाने के कारण हमारे जो शरीर के अन्य हिस्से हैं उनमें एकदम से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे में हमें जो है खटाई जो है, मिर्च है, तली भुनी चीज़ें हैं, ये कम से कम सेवन करना चाहिए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ कहा गया है, कुछ ऐसे खान पान हैं जो इस प्रकार से शरीर में भारीपन और कफ को बढ़ाते हैं, उनका सेवन कम करना चाहिए। और साथ साथ में आप ऐसे जो हमारे जीवन शैली में कुछ ऐसे योग हैं, आसन हैं, और कुछ लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ना हम ठंड की वजह से देर से उठते हैं या फिर रज़ाई में दुबके रहते हैं। हम अपने आप को अक्रियाशील बना देते हैं, क्योंकि बाहर हम पैदल घूम नहीं सकते, ठंड बहुत होती है। तो आप घर में ही आप वॉक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी शरीर की मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक रहती है और इसके कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी बनी रहती है और आपको किसी प्रकार का संक्रमण भी नहीं हो पाता है। और विशेष रूप से इस समय जो संक्रमण होता है वो ज़्यादातर हम देखेंगे तो निमोनिया जैसे लक्षण मिलते हैं, या फिर हमारे बुज़ुर्ग जो खासकर धुएं के संपर्क में आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD, जो एक प्रकार का दमा है, ये बड़ा प्रभावित करता है। तो ऐसे में बुज़ुर्गों को धुएं के संपर्क में जाने से बचना चाहिए। साथ में अगर वो इन्हेलर लेते हों तो उनको अपना इन्हेलर हमेशा साथ में रखना चाहिए, और अपना जो ऐसी दवाइयाँ जो हमारी श्वास के अवरोध को कम करती हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे किसी भी पद्धति की हो, उसको अवश्य साथ में रखना चाहिए। इससे बहुत जो है ऐसे खतरे जो अत्यंत इमरजेंसी के होते हैं दमा के रोगियों में, उनको हम इससे बचा सकते हैं। जी। और सर, अगर खाने पीने की बात की जाए तो जो सर्दियों का मौसम होता है, गढ़वाल में देखा जाता है कि हम लोग गहत के पराठे खाते हैं तो लोग उसमें घी लगाते नहीं हैं, बल्कि जो घी होता है उसको प्योर फॉर्म में उसके ऊपर डाल के खाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि किस मात्रा में घी को लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गहत जो होता है वो हमारे यहाँ गहत जो है उसे कुलथ कहते हैं, और इसका बहुत सारे औषधियों में इसका प्रयोग होता है। इसकी तासीर जो है ना उष्ण होती है, गर्म होती है। तो सर्दियों में हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम गहत की दाल का सेवन करते हैं, तो ये हमें गर्मी देती है। तो देखिए, इसको मात्रा में रोज़ ना लें, आप वीक में 1-2 बार ले सकते हैं, और इसका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। ये एक तरह हमें शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। बस इतना ध्यान रखना है कि इससे कई बार कब्ज होता है, तो मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो फिर उसका हमको पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है। इसके साथ साथ हमें कुछ फाइबर युक्त चीज़ों को भी लेना है साथ में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस समय हम गर्म चीज़ों को तो बहुत लेते हैं, लेकिन हम अपने भोजन में
रेशेदार चीज़ों को कम लेते हैं, जिससे अक्सर इस समय में मूवमेंट ना होने के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मरीज़ को कब्ज़ रहता है। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए हमें जो है वो फाइबर को अपने जो भोजन में सर्दियों में ज़रूर रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। और फ्लूइड जो मैंने कहा, पानी पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा है। गहत जो है बहुत ही अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो बाजरा है, कोदो है, हाँ जी। जो ये जितने भी हमारे यहाँ जो कहे गए ना मिलेट्स कहे गए हैं, जिनको आज श्री अन्न कहा जाता है, इसका प्रयोग तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे को ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी मेंटेन रखता है। जो शुगर के मरीज होते हैं सर्दियों में, या उच्च रक्तचाप के मरीज होते हैं, उनमें ये काफ़ी लाभ देता है। जी सर, और कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए? देखिए, जो भी इस वक्त मौसमी जो भी फल आ रहे हैं, जो सब्जियां आ रही हैं, वो आपको लेना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे कि विटामिन सी से युक्त आप अभी आंवला भी मिल रहा है, अभी आप देखेंगे आप संतरे मिल रहे हैं अभी आपको। तो ये जितने भी पर्याप्त ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे आयुर्वेद में भी ऐसे कुछ रसायन बताए गए हैं, जैसे च्यवनप्राश है जिसको आंवले से ही बनाया जाता है। आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, है ना। तो आंवला कहते हैं कि आंवला जो है, वह एक आंवला आप रोज़ खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आप ये ले सकते हैं। आप चाहें तो आप त्रिफला के नाम से हरड़ बहेड़ा आंवला आता है, इसका आप चूर्ण जो है वो दैनिक आप अपने चिकित्सक के परामर्श से ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपने और भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है जिसे हम गिलोय कहते हैं। तो गिलोय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। तो आप इस गिलोय का आप स्वरस ले सकते हैं, तुलसी का स्वरस ले सकते हैं। खांसी में, छोटी खांसी में आप तुलसी में काली मिर्च डाल लें, थोड़ा सा अदरक डाल लें, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सब आप ले सकते हैं इस समय में। जी डॉक्टर जोशी, ये जो सीजनल खांसी जुकाम जो होता है, जो मौसम बदलने पे होता है, तो ये मैं देख रही हूँ कि बहुत युवाओं में भी देखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके? जो कि सीजनल जो हमारे जो खांसी जुकाम होता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमने पहली बात तो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना। तो इसके लिए हमें अपना खान पान, लाइफस्टाइल हमेशा ठीक रखना होता है। दूसरा, यदि किसी को इस प्रकार का संक्रमण हो गया है तो थोड़ा सा उससे दूरी बनाना है, मास्क पहनना है, जो कि आपने कोविड के टाइम पे भी देखा था। तो यही चीज़ें हम फॉलो करते हैं। और ये वायरल जो सीजनल सर्दी जुकाम के जो ये इन्फेक्शन होते हैं ना, ये 2 से 3 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप कुछ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन कर सकते हैं। कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हमारे यहाँ भी आती हैं, चूँकि मैं दवाइयों के तो आप परामर्श से ही लेंगे, आप चिकित्सक के परामर्श से। हमारे यहाँ लक्ष्मी विलास रस आती है, वेवशादी वटी आती है, लवंगादि बटी आती है, सीतोपलादि चूर्ण आता है, तालिशादि चूर्ण आता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती है जो हमारे इस प्रकार के सीजनल सर्दी जुकाम को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आप इनका सेवन जो है नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय या फिर किसी निकटस्थ चिकित्सक से परामर्श लेकर के इनका सेवन कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये ऋतु जो होती है ना, ये हमारे शोधन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो शरद ऋतु है, इसमें हम लोग डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, पंचकर्म करते हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग जो है, डिटॉक्स चिकित्सा का प्रयोग किसी पंचकर्म एक्सपर्ट के सानिध्य में लिया जाए तो बहुत ही लाभकारी वो प्रभाव देता है। जी डॉक्टर जोशी, आखिरी में आप हमारे श्रोताओं को एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि सर्दियाँ जो होती है ना, ये हमारे शरीर में बल बहुत अच्छा होता है इस समय में। तो इसका आप अच्छा उपयोग करें, और चूँकि इसमें भूख बहुत अच्छी रहती है, और आप अच्छे से भोजन करें, अच्छे से वर्कआउट करें, एकदम से कोल्ड एक्सपोजर में ना जाएं, और आप खट्टी तली इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ पैदा कर सकती है, गले में संक्रमण पैदा कर सकती है, उनका सेवन ना करें। अधिक से अधिक अपने भोजन में फलों को शामिल करें जो विटामिन सी युक्त हैं। साथ में फ्लूइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुज़ुर्ग हैं वो धुएँ, धूल, स्मोक या फिर इस प्रकार की स्थानों पे जहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, उन स्थानों पर जाने से बचें। जी डॉक्टर जोशी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।